हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर से आ चुका हूं आप लोगों के लिए एक नए एपिसोड के साथ। तो हेलो गाइस, मैं हूं राज और आप लोग देख रहे हैं राज द स्टोरी। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कर देना। तो शुरू करते हैं आज का स्टोरी, तब तक के लिए बाय बाय। CH 156 गेमर का गेम। आरव राजपूत अपने पांव पीछे लगाकर अद्विका के घर से बिना कुछ बोले भाग गया था। उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी। वह सबसे पहले अपनी गाड़ी के अंदर बैठ और अपने थरथराते हाथों से उसने अपना मोबाइल निकाला और अपने पिता को फोन लगाया। डैड, आज मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, मुझे बचा लीजिए डैड, मुझे माफ कर दो। आरव की ऐसी रोती हुई आवाज सुनकर उसके पिता निवेश राजपूत ने हड़बड़ाते हुए कहा, बेटा आरव, पहले तुम खुद को शांत करो और मुझे सारी बात ठीक से बताओ, आखिर तुम्हारे साथ आज ऐसा क्या हुआ है। अपनी पिता के बात सुनकर आरव ने खुद को पहले शांत किया और फिर धीरे धीरे उसने सारा वाकया सच सच अपने पिता को बता दिया। वह कुछ भी झूठ बोलकर इस बात पर और फंसना नहीं चाहता था। जब निवेश ने सारी बात पूरी तरह से समझ ली, फिर वे बोले, अच्छा किया कि तुमने उस जल्लाद के साथ ज्यादा बहस नहीं की, वरना मैं खुद दावे के साथ कह सकता हूं कि वो तुम्हें जिंदा वापस आने नहीं देता। तुमने एक और बात अच्छी की कि अंत में तुमने उसकी माफी मांगी, ये बहुत अच्छा किया। चलो अब जो हुआ उसे भूल जाओ और उस लड़की और उसके परिवार के आसपास भी बिल्कुल मत भटकना। अगर शौर्य को जरा भी भनक लग गई कि तुम उसकी बीवी के नजदीक जाने की कोशिश कर रहे हो, वो तुम्हें जान से मार देगा, साथ ही तुम्हारी वजह से पूरा का पूरा राजपूत परिवार भी इतिहास की भेंट चढ़ जाएगा। अपने पिता की ये बात सुनकर आरव ने एक ठंडी सांस भरी और अपनी गाड़ी शुरू करके वहां से निकल गया। इधर अद्विका के घर पर रीना और विदिशा अभी भी सदमे में थी। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। आरव की एंट्री और एग्जिट उनके लिए किसी सपने की तरह थी। आरव राजपूत जो इतनी बिल्टअप देकर अंदर आया था, वह अब चुपचाप किसी भीगी बिल्ली की तरह भाग गया। शौर्य ने फिर उन दोनों माँ बेटियों को देखा और ठंडी आवाज में बोला, तुम दोनों अद्विका के परिवार वाले हो, इसलिए मैं तुम दोनों को जिंदा छोड़ रहा हूं, वरना तुम्हारी सिर्फ राख बच जाती। अब मेरे परिवार कल या परसों मेरे रिश्ते की बात करने आएंगे, हो सके तो अद्विका के दादाजी को यहाँ बुला लेना ताकि वो खुद यहाँ मौजूद हो हमारे रिश्ते की बात करने के लिए। अगर तुम दोनों ने कोई होशियारी की तो मैं तुम दोनों को इस दुनिया से गायब कर दूंगा। शौर्य की धमकी सुनकर दोनों माँ बेटियों की सिटी पीटी गुल हो गई। उन दोनों ने अपना सिर किसी दाना चुगने वाली चिड़िया की तरह हिलाया। शौर्य ने एक बार नागेंद्र को देखा और बोला, हर बात पर चुप बैठना अच्छा नहीं होता, वरना लोग आपके मर्द होने पर सवाल करेंगे। आपको जो लगता है वो बोलना सीखो और सही को सही और गलत को गलत बताना भी तुम्हें आना चाहिए। शौर्य की बात सुनकर नागेंद्र ने सिर झुका लिया। इतनी देर से अद्विका कुछ नहीं बोल रही थी। वह सिर्फ शौर्य की बातों को सुने जा रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि शौर्य ने उसकी मां रीना को डर से कांपने के लिए मजबूर किया था। ये वही रीना थी जो कमांडर विक्रम के सामने भी अपनी जुबान किसी तलवार की तरह चलाती थी। अद्विका के माता पिता की मुलाकात करने के बाद शौर्य वहां से अद्विका के साथ निकल गया। शौर्य और अद्विका इस वक्त सड़क पर हाथ में हाथ डालकर चले जा रहे थे, तभी भीड़ से एक 17-18 साल का लड़का बाहर आया और उसने उन पर अपनी गन तान दी और बोला, खबरदार जो अपनी जगह से हिलने की कोशिश की, जल्दी से तुम्हारे पास जितना माल है निकालो, वरना मैं तुम दोनों को भून कर रख दूंगा। उस लड़के की हरकत देखकर शौर्य की आंखें बड़ी हो गई थी। जब शौर्य ने आसपास ध्यान से देखा तो उसे दूर एक बिल्डिंग के ऊपर से इस घटना को कुछ लोग रिकॉर्ड कर रहे थे। जब शौर्य ने अपनी चेतना को चारों ओर फैलाया तो उसे ऐसे क्यों लोग दिखे जो इसे फिल्मा रहे थे। शौर्य को ये बात कुछ समझ नहीं आई, पर उसने फिलहाल अपने सामने खड़े लड़के पर ध्यान दिया। इस लड़के की धड़कने अजीब रफ्तार में धड़क रही थी, जैसे इस लड़के ने किसी तरह का नशा किया हो। उसके कपड़े देखकर ये बात तो साफ थी कि ये अच्छे घर से आता होगा। शौर्य को कुछ गड़बड़ लगी तो उसने तुरंत सिस्टम से कहकर इसका पता लगाने के लिए कहा। इधर शौर्य ने और अद्विका ने अपने हाथ ऊपर कर दिए और फिर शौर्य शांति से बोला, देखो बेटा, ये अच्छी बात नहीं है कि तुम दिन दहाड़े इस तरह की हरकत करो। बेहतर यही होगा कि तुम अपने हथियार डाल दो और अपने आप को कानून के हवाले कर दो। उस लड़के ने ये सुना तो उसने अपने दूसरे हाथ से अपने नाक को रगड़ा और सिर को झटकते हुए बोला, ओ हीरो, ज्यादा शानपटी मत कर और चुपचाप सारा माल निकाल, तेरी ये कानून की धमकी किसी और को दे देना।
ये सुनकर शौर्य के चेहरे पर मुस्कान आए और वह बोला, मुझे तुम जैसे बिगड़े अमीर लोगों की औलादों को सबक सिखाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, पर जो तुम्हारे पीछे बैठकर ये सब कर रहे हैं उनके लिए एक खास सूचना है। अगर ये सब बंद नहीं हुआ तो मैं तुम लोगों को चुन चुन कर मारूंगा और तुम्हारी मौत भी लाइव करके पूरे दुनिया को दिखाऊंगा। तभी दूर एक बड़े हॉल के अंदर कई लोग एकत्रित होकर बड़ी स्क्रीन के ऊपर शौर्य और अद्विका को देख रहे थे। वहां खड़े लोगों ने जब शौर्य को देखा तो उन्होंने उसे तुरंत पहचान लिया। वहां उपस्थित कंट्रोलर ने तुरंत अपने कान में लगे हेडसेट पर कहा, विनीत सुनो, तुम इस आदमी से भीड़ नहीं सकते, चुपचाप वहां से भाग जाओ, अगर ये हमारे पीछे पड़ गया तो हमारा गेम खत्म हो जाएगा। जब शौर्य के सामने खड़े विनीत के कान में ये आवाज सुनाई दी, वह हैरानी से शौर्य को देखने लगा, लेकिन इस बार उसने उसे मिले इंस्ट्रक्शन के हिसाब से वहां से भाग जाना सही समझा और वह तुरंत अपनी गन को वैसे ही पकड़े धीरे धीरे पीछे होने लगा। मार्केट की भीड़ ये सब ध्यान से देख रही थी। शौर्य ने तभी एक कैमरे की ओर देखा और बोला, बच्चों मैं आ रहा हूं तुमसे मुलाकात करने के लिए। जब शौर्य ने ये कहा तो उसके चेहरे की मुस्कान बड़ी शैतान लग रही थी। उस हॉल में मौजूद लोग अब डर गए थे। तभी वह कंट्रोलर कॉन्फिडेंस के साथ बोला, चाहे कुछ भी हो जाए ये हमें ट्रैक नहीं कर सकता क्योंकि हमारे पास दुनिया का सबसे सुरक्षित नेटवर्क है। तो सब लोग निश्चिंत रहे। बस ये वाला गेम प्लान यही रोकना पड़ेगा। हमारे बाकी प्लेयर अभी भी गेम के अंदर मौजूद है। कंट्रोलर की बात सुनकर हॉल के अंदर के लोगों का डर थोड़ा कम हो गया। इधर शौर्य ने अद्विका का हाथ पकड़ा और उसे धीरे से बोला, वाइफ तुम्हें पता है वह लड़का ऐसी हरकत क्यों कर रहा था? अद्विका ने ये सुनकर कहा, उसे देखकर लग रहा था कि वह एक ड्रग एडिक्ट होगा और उसे अपने नशे के लिए पैसे चाहिए होंगे। ये सुनकर शौर्य ने अपना सिर नामे हिलाया और बोला, नहीं, ऊपर से देखने पर तुम्हें ऐसा लग रहा होगा पर यह गलत है। उस लड़के के हाथ में जो गन थी वह इंपोर्टेड गन थी, जिसकी कीमत लाखों में है और वह इतनी महंगी गन लेकर वह लोगों को लूटने के लिए तो नहीं आएगा। उसे अगर पैसे चाहिए होते तो वह उस गन को ही बेच देता, लेकिन उस बच्चे ने ऐसा किया नहीं। और तुम्हें पता है हमारे आसपास कुछ लोग छुपकर इस घटना को लाइव स्ट्रीम कर रहे थे। तो अब बताओ कि ये कोई नॉर्मल चोरी हो सकती है? ये सुनकर अद्विका की आंखें चौड़ी हो गई और वह शौर्य को ऐसे देखने लगी कि उसे और भी इसके बारे में जानना है। इसे देखकर शौर्य ने अद्विका को कमर में हाथ डालकर पकड़ा और बोला, चलो मैं तुम्हें ठीक से ये सारी बात समझता हूँ। दरअसल ये एक लाइव गेम है। इसे कई अमीर लोग एक जगह पर बैठकर देखते हैं और ये लड़का उनके गेम का प्लेयर था। इन लोगों ने ऐसे कई प्लेयर्स को गेम में सिलेक्ट किया होता है। इन प्लेयर्स की अगली एक्शन पर ये लोग सट्टा लगाते हैं। इसमें ये प्लेयर्स कई मासूम लोगों को मारते भी हैं और कई बार उन्हें किडनैप करके उन्हें परेशान करते हैं। अगर सामने वाला मासूम इंसान कोई लड़की हो तो उसका सौदा ये अमीर लोग ऑक्शन करके करते हैं और जो सबसे ज्यादा पैसे लगाकर उस लड़की को जीतता है वह उस लड़की के साथ जो मन में आए वो कर सकता है। फिर शौर्य ने एक गहरी सांस ली और वह आगे बोला, ये कंट्रोलर एक खास तरह के कंप्यूटर वायरस को इंटरनेट पर क्लिकबैट के जरिए उन बच्चों के मोबाइल और कंप्यूटर्स के अंदर डाल देता है और उनकी सारी हरकतें रिकॉर्ड करता है। फिर वह इन बच्चों को इस गेम के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए कहता है। वो इस काम को इतनी चालाकी से करता है कि पुलिस भी इन्हें ढूंढ नहीं सकती। अगर कोई बच्चा पुलिस के पास जाता भी है तो उसे ये कंट्रोलर रास्ते में ही मार देता है। इस कंट्रोलर की टीम बहुत सारे लोगों से मिलकर बनी होती है और इन लोगों को भी ये ऐसे ही ब्लैकमेल करके अपना काम करवाता है। इन्हें भी अपना काम करते वक्त कुछ भी मालूम नहीं होता। अगर कोई प्लेयर किसी को मार देता है और पकड़ा जाता है तो वो अपना हाथ पीछे ले लेता है और अपने सारे सबूत तुरंत मिट देता है। इसकी जो टीम है ये पूरी की पूरी प्लेयर से बनी होती है। ये सुनकर अद्विका अब सारा मैटर समझ जाती है। फिर उसने शौर्य से पूछा, फिर उन्होंने हमें टारगेट क्यों किया और फिर पीछे क्यों हट गए? ये सुनकर शौर्य मुस्कुराया और बोला, उन्हें पीछे तो हटना पड़ता क्योंकि उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनका प्लेयर सीधा मेरे सामने आकर मुझे रोकेगा। और जहां तक मुझे पता है कंट्रोलर मेरे बारे में अच्छे से जानता है, इसीलिए उसने ये मिशन एबर्ट कर दिया। तभी अद्विका ने दूर बिल्डिंग पर लगे कैमरे की ओर इशारा करते हुए कहा, क्या ये भी उनका ही काम है? क्या हम इस गेम को रोक नहीं सकते हैं? कैमरे की ओर देखते हुए शौर्य बोला, इन्हें खत्म करना इतना मुश्किल नहीं है। क्या तुम चलना चाहोगी मेरे साथ इनका सफाया करने के लिए? अद्विका ने अपनी मुठ्ठियां कस ली और बोली, हाँ मुझे भी तुम्हारे साथ आना है। मैं उन्हें ऐसी मौत मारूंगी कि ये अपने अगले जन्म तक मुझे याद रखेंगे। जब अद्विका ने ये कहा तो शौर्य को भी थोड़ा डर लगने लगा था।
उसे अच्छे से पता था कि वह किसी आम इंसान को किसी गाजर मूली की तरह काट सकती है, क्योंकि उसने अपनी साधना को मणिपुर चक्र तक सिर्फ 2 दिनों में प्राप्त किया था, वो भी सूक्ष्म चक्रों के साथ। शौर्य ने अद्विका को अपने करीब लाया और फिर अपनी जगह से गायब हो गया। अगले ही पल वे दोनों हजारों मीटर ऊपर आसमान में थे। शौर्य ने अपने स्टोरेज से जादुई कपड़े की एक बॉल निकली और अद्विका को दे दी। अद्विका ने उसे लिया और अपने खून से उसे अपना बना दिया। कुछ ही देर में अद्विका के कपड़े उसके इच्छा के अनुसार बदल गए। इस वक्त उन दोनों ने गहरे नीले रंग के कपड़े पहन लिए। उनके कपड़े उनके शरीर को कस के फिट बैठे थे। शौर्य फिर वहीं से बेंगलुरु की ओर उड़कर जाने लगा। वे दोनों कुछ ही पल में वहां पहुंच गए जहां से कंट्रोलर इस गेम को कंट्रोल कर रहा था। शौर्य धीमी रफ्तार से नीचे उतरा और उसी हॉल के छत पर खड़ा हो गया। शौर्य ने फिर धीरे से अपने पैर को छत पर मारा और उसके ऐसा करते ही छत किसी पापड़ की तरह टूट गई और अंदर बैठे लोग छत के मलबे में दब गए। शौर्य फिर अपना हाथ झटका और बाहर जाने वाले सारे रास्ते बंद कर दिए। अब सभी के सामने एक ही रास्ता था और वो था ऊपर की ओर चढ़ना, लेकिन ये लोग ऊपर नहीं उड़ सकते थे। तभी सभी को आसमान से धीरे धीरे शौर्य और अद्विका उतरते हुए नजर आए। सभी को शौर्य की आवाज सुनाई दी, हेलो एवरीवन, जैसे कि मैंने कुछ देर पहले प्रोमिस किया था कि मैं आपके पास आ रहा हूं, तो लो मैं आ गया। मैं अपना प्रोमिस कभी नहीं तोड़ता। शौर्य की आवाज सुनकर वहां मौजूद लोगों के हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे। जो लोग मलबे के नीचे दबे हुए थे पर जिंदा थे, उन्होंने अपने जीवित रहने की अब उम्मीद छोड़ दी थी। शौर्य धीरे से सामने बनी स्टेज के ऊपर उतर गया और फिर उसने अपनी रिंग से एक बड़ा रिकॉर्डिंग कैमरा निकाला और उसे सामने की स्क्रीन को कनेक्ट कर दिया। स्क्रीन पर अब हॉल के अंदर का नजारा दिखाई दे रहा था। तभी शौर्य ने स्क्रीन के पीछे वाली दीवार पर हाथ मारा और एक बड़े मोटे ग्लास का चश्मा पहने हुए एक लड़का बाहर निकल आया। ये वही कंट्रोलर था जो ये सब कर रहा था। शौर्य ने कंट्रोलर को हवा में ही दूर से उठा दिया और फिर बोला, तो मिस्टर कंट्रोलर, या फिर कहूं आशु चंद्रन, IIT चेन्नई के होनहार विद्यार्थी, जिन्हें अपने बनाए सिक्योरिटी स्टेट पर बड़ा नाज था और इसके दम पर उन्होंने ये गेम प्लान किया। कंट्रोलर हवा में लटक गया था। उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे। उसे अपनी मौत का एहसास हो गया था, पर क्या करे, अब उसे कोई नहीं बचा सकता था। उसके बाद शौर्य ने हाल में मौजूद लोगों पर नजर डाली और बोला, मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हें तुम्हारी अपनी मौत लाइव दिखाऊंगा। लो फिर अपनी मौत का तमाशा तुम खुद देखो। इतना कहकर शौर्य ने अद्विका को इशारा किया और अद्विका किसी भूखे शेरनी की तरह उन लोगों के झुंड में घुस गई। उसने ना अब देखा ना ताब और उन लोगों को सीधा किसी गाजर मूली की तरह सिर्फ अपने हाथों से काटना शुरू कर दिया। अद्विका इस वक्त किसी रणचंडी से कम नहीं लग रही। ये सारी घटना स्क्रीन पर फ्लैश हो रही थी और जो लोग जीवित थे वो बस उसे ही देख रहे थे। अब तक सारे जीवित लोग अद्विका के हाथों द्वारा मारे गए थे। पूरा हॉल खून और मांस के छींटों से भर चुका था। खून किसी पानी के पाट की तरह ढलान की ओर बह रहा था। जो लोग अभी भी मलबे के नीचे थे, उनके पैरों से खून की धारा बह रही थी। इसे देखकर उनकी जान अब लगभग उनके शरीर से निकल गई थी। तभी अद्विका ने अपने हाथों से मलबे के ऊपरी सतह को पकड़ा और उसे उठाकर हॉल की दूसरी ओर फेंक दिया। फिर उसके नीचे फंसे जिंदा लोगों को खींच खींच कर बाहर निकाला और उन्हें खत्म कर दिया। यहाँ मौजूद हर अमीर आदमी किसी न किसी आईटी कंपनी से जुड़ा था और उनकी कमाई करोड़ों में होती थी। अपने पैसों को बर्बाद करने का ये एक आसान जरिया था और वे लोग इसी गेम के लिए हफ्ते में एक बार यहाँ एकत्रित होकर इस खेल का मजा लिया करते थे। उन सभी को खत्म करने के बाद शौर्य ने कंट्रोलर को नीचे रखा और उसके पास जाकर उसकी आंखों में घूर कर देखने लगा। फिर कुछ सोचकर शौर्य ने उसके सिर पर हाथ रखा और उसकी सारी मेमोरी कॉपी कर ली। उसके बाद शौर्य ने कंट्रोलर का सैटेलाइट फोन लिया और एक कॉन्फ्रेंस कॉल कनेक्ट कर दी और बोला, सभी प्लेयर्स को ये सूचित किया जाता है कि ये गेम अनिश्चित समय के लिए स्थगित कर दिया गया है, तो कोई भी इस गेम को खेलने की कोशिश ना करे, वरना उन्हें जान से मार दिया जाएगा। सभी प्लेयर्स अब अपने हथियारों को पास ही के पुलिस स्टेशन में जमा कर सकते हैं और ऐसा न करने पर पुलिस खुद तुम्हें ढूंढते हुए तुम्हारे घर आ सकती है। मैं आशा करता हूं कि सभी प्लेयर्स को ये सूचना अच्छे से समझ आ चुकी होगी। इतना कहकर शौर्य ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। उसके ऐसा करते ही दूसरी ओर मौजूद लड़कों के हाथ के फोन भी तुरंत एक छोटे धमाके के साथ फ्यूज हो गए। शौर्य ने इस गेम का एंड कर दिया था और अब उसे कंट्रोलर की कोई जरूरत नहीं थी, तो शौर्य ने ऐसे शैतानी दिमाग को जिंदा रखने की बजाय उसे मारना सही समझा।
लेकिन तभी आशु के शरीर से एक काले रंग का धुआं निकलने लगा और एक इंसानी आकृति शौर्य के सामने खड़ी हो गई। ये क्या चीज है? क्या कली इस गेम के पीछे भी था? क्या करेगा शौर्य उस इंसानी आकृति के साथ?